हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि कैसे पुनः स्थापन होता है पार्टनरशिप फर्म का, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका कंसेप्ट। तो कोई भी पार्टनरशिप जो है एंटर्ड होती है, कोई भी पार्टनरशिप है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें जो पार्टनरशिप है वो एंटर्ड हो सकती है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक निश्चित समय अवधि होती है किसी भी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। जब फिक्स पीरियड ओवर हो जाता है तो उस सिचुएशन में उसका अंत हो जाता है। लेकिन जब पार्टनर्स कैरी करना चाहें आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप बन जाती है पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, तो सेक्शन 12C कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पार्टनर्स के बीच, जहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है नेचर ऑफ बिजनेस में, बिना बिना कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बिना कॉन्सेंट के सभी पार्टनर के, तो वो कहलाती है आपकी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें चेंज होता है अगर कोई चेंज है नेचर ऑफ बिजनेस, वो हो सकता है जब सभी पार्टनर्स उस चीज़ में अग्री होंगे। और चेंज जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में, वो प्लेस लेगा जब कभी एडमिशन हो किसी नए पार्टनर का। ठीक है, उस सिचुएशन में जिसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। और रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का, या एक्सपल्सन होता है किसी पार्टनर का उस सिचुएशन में। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, तो वन बाय वन उन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग हेड हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग। ठीक है, तो अ पार्टनरशिप may be entered into a fixed period of time when the fixed period is over, it comes to an end. However, the partners may carry on the business even after the expiry of the fixed period, and the partnership becomes पार्टनरशिप एट विल। जैसे कि अगर कोई पार्टनरशिप में कोई एंटर करता है एक फिक्स पीरियड के लिए, ठीक है, और जब वो फिक्स पीरियड ओवर हो जाता है तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप का एंड हो जाता है। लेकिन कुछ पार्टनर्स कैरी करते हैं बिजनेस को इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, तो सिचुएशन में जो पार्टनरशिप है वो बन जाती है पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, तो सेक्शन 12C है जो प्रोवाइड्स करते हैं द पार्टनरशिप becomes provide that the subject to contract between the partners, no change may be made in the nature of business without the consent of all the partners। ठीक है, तो किस सिचुएशन में होती है आपकी क्या क्या
कंडीशंस रहती हैं, क्या चेंज होता है कंस्टिट्यूशन ऑफ अ फार्म में जब कुछ सिचुएशंस स्थान लेती हैं, जिसमें पहला आता है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का एडमिशन हो, ठीक है। तो सेक्शन 31 प्रोवाइड करता है एक सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर पार्टनर्स और जो प्रोविजंस होते हैं रिगार्डिंग माइनर्स फर्म में, तो उसमें क्या है, कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर सकता है विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब कोई भी नया पार्टनर एंटर नहीं कर सकता फर्म में जब तक कि सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की सहमति ना हो। तो सिचुएशन में पार्टनर एंजॉय करेगा सभी राइट्स जब वो कन्फर्ड किए जाए एक्ट के द्वारा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनना है उनके बीच में और बाकी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो सेक्शन 31 provides that subject to a contract between partners and to the provisions regarding minors in a firm, no new partner can be introduced into a firm without the consent of all the existing partners. Such a partner enjoys all the rights as are conferred upon by the act and by the contract between him and existing partners, ठीक है। फिर इस सिचुएशन में स्टूडेंट आती है लाइबिलिटीज़ क्या होती है इनकमिंग पार्टनर्स की, जो पार्टनर एंटर कर रहा है हमारी फर्म में, तो क्या लाइबिलिटीज़ होगी उसकी। तो लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर, तो लाइबिलिटी में क्या होगा, जो लाइबिलिटी होगी न्यू पार्टनर की वो साधारणतः कमेंस होगी उस डेट से जब उसने एडमिट किया था, मतलब जो पार्टनरशिप में एंटर किया था, जब तक कि अनलेस ही अग्रीज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू दैट डेट, ठीक है। तो द लाइबिलिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर ordinarily commences from the date when he is admitted as a partner, unless he agrees to be liable for obligations incurred by the firm prior to that date. उसके अलावा जो सच एन एग्रीमेंट ये सिर्फ बाइंड होता है जब उन पार्टनर्स पर जो
डज नॉट गिव द राइट टू एनी क्रेडिटर ऑफ द फर्म, जो राइट नहीं देते इस तरीके का कैसा भी किसी क्रेडिटर को फर्म के। तो सिचुएशन में टू स्यू द न्यू पार्टनर फॉर फास्ट टू द पास डेप्थ ऑफ द फर्म, तो सिचुएशन में टू स्यू द न्यू पार्टनर, ठीक है। तो बट सच एन एग्रीमेंट इज binding only on the partners and does not give the right to any creditor of the firm to sue the new partner for past debt of the firm, ठीक है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या था, कोई पार्टनरशिप जो एंटर्ड हो सकती है वो एक फ़िक्स पीरियड के लिए, एक फ़िक्स टाइम के लिए। जब फिक्स पीरियड ओवर हो जाता है सिचुएशन में उसका अंत हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स कैरी ऑन करना चाहते हैं बिजनेस को, चाहते हैं ये पार्टनरशिप का जो बिज़नेस है, जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो अभी और चले, जो हमारी फर्म का बिजनेस चल रहा है वो चाहते हैं और चले। तो सिचुएशन में जो पार्टनरशिप होगी वो होगी पार्टनरशिप एट विल। तो सेक्शन 12C ने इसकी एक डेफिनेशन दी। उसके अलावा पार्टनरशिप में जो पार्टनर एडमिशन कर रहा है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ है, तो वो इंट्रोड्यूस करेगा एक फर्म को। अगर कोई भी नया पार्टनर जब तक किसी फर्म में एंटर नहीं कर सकता, जब तक कि सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की सहमति ना हो तब तक वो एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर अग्री करेंगे, फ्री कंसेंट होगा, तो सिचुएशन में ही न्यू पार्टनर एडमिट करेगा फर्म में, ठीक है। फिर उसके अलावा लायबिलिटी क्या होती है इनकमिंग पार्टनर की, ये, ठीक है। तो एक बार स्टूडेंट इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।